वेलकम एवरीवन। आज 8वां क्लास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। और आज हम पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो कर रहे थे लास्ट टाइम, हमने छोड़ दिया था लास्ट क्लास में, उसको कंटिन्यू करेंगे, करके देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स बढ़िया हैं, सब IIT जेईई या कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो हमने कितना किया था देखते हैं। ये कैपेसिटर वाला कर लिया था हमने। फिर नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट परफॉर्म्स, ये भी कर लिया था हमने। ये वाला करना था ऑप्टिकल बेंच, है ना। तो करके देखते हैं अब। ये करने का तो जरूरत नहीं है ना, कुछ रिवाइज कराने का जरूरत तो नहीं है ना कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। आई होप कि याद होगा। यदि याद नहीं है तो मैं एक सीरीज शुरू करूंगा जो 5 मिनट्स इन रिवाइज इन 5। तो 5 मिनट में टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। वो मैं भी 1-2 दिन में शुरू करूंगा। तो उससे आपका रिवीजन होता रहेगा, उसको देख लीजिएगा। तो खैर, अब ये प्रॉब्लम देखना, ये क्या है। एन ऑप्टिकल बेंच ऑफ हैज 5 मीटर लॉन्ग स्केल 1.5, सॉरी, ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल, 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल। ठीक है जी। तो हमने एक बेंच बना लिया यहाँ पे। पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं हम कि जो भी इंफॉर्मेशन लैंग्वेज के फॉर्म में है, हम उसको एक्सनेबल इंफॉर्मेशन में, डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने एक 1.5 मीटर का बना लिया ऐसे, ठीक है जी। हैविंग 4 इक्वल डिवीजन इच सेंटीमीटर, कह रहा है कि सेंटीमीटर को 4 पार्ट में भागा, डिवाइड किया हुआ है। जो स्केल, नॉर्मल स्केल क्या होता है, सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं मिलीमीटर में, इसमें 4 में डिवाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज 1/4 सेंटीमीटर। तो ये 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये एक इंफॉर्मेशन। मेजरिंग द फोक वाल मेजरिंग द फोकल लेंथ मेजर करना है। ठीक है। द लेंस वाज केप्ट एट 75 सेंटीमीटर। तो लेंस है बीचों बीच मान लिया रखा हुआ है, लेंस यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, तो बना लिया यहाँ पे। लेंस यहाँ पे रखा हुआ है बीचों बीच 75 पे। ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 45। हमारा ये 0 0 है, ऑब्जेक्ट क्या है, 45 पे ऑब्जेक्ट है। ये ए, ये बी, 45 पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट पिन ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस ओवरलैप्स विद द इमेज पिन केप्ट एट 135 सेंटीमीटर। 135 पे इमेज बन रहा है, तो इसका इमेज कैसे बनेगा। ओके, इसका इमेज बनेगा ऐसे। ऐसे बनाते हैं। ठीक है जी। हम्म, 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 ऐसा। ठीक है। अब जो है यहाँ से जो रे पास करेगा वो ये इमेज बनेगा, ए डैश बी डैश। ठीक है। तो ये 135 पे, तो इसको क्या लिखें, ये 45 है, ये 0 है, ये 75 0 है, ये 135 0 है, 135 0 है। ठीक है। परसेंटेज एरर निकालना है, परसेंटेज एरर इन मेजरिंग फोकल लेंथ। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या जानते हैं, ये डिस्टेंस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u, और इमेज डिस्टेंस होता है v, और फोकल लेंथ ये है, फोकल फोकल ये फोकल लेंथ है f, तो ये डिस्टेंस होगा f। तो हम क्या जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये लेंथ फार्मूला है, लेंथ फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो यही है। तो अब u निकालते हैं। तो एरर क्या वैल्यू क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, एरर हो सकता है, उससे कम का लेंथ तो मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम एरर ये होगा, मतलब या तो इससे दोगुना होगा, तो मानते हैं कि एरर मिनिमम है हमारा। ठीक है। तो लिस्ट काउंट के बराबर एरर है, एक लिस्ट काउंट के बराबर एरर है। तो यू को क्या लिखेंगे, यू को लिखेंगे 45 माइनस 75
प्लस माइनस 0.25 प्लस 0.25। एरर का वैल्यू ऐड होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, -30 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और v निकालेंगे ऐसे ही, v को कैसे लिखेंगे, 135 ना। देखिए यहाँ पे हमने निगेटिव नहीं लिया, हमने सिर्फ कोऑर्डिनेट माइनस किया है और निगेटिव आ गया है ना। यदि जो कन्वेंशन है वो क्यों निगेटिव लेते हैं ये समझ में आया। यदि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में, हमने यहाँ सबका कोऑर्डिनेट लिखा है तो कोऑर्डिनेट को माइनस किया हमने, 75 प्लस माइनस 0.25 प्लस 0.25, तो ये क्या हो गया 0 और ये 6 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये समझे मैंने क्या किया, मैंने किया कोऑर्डिनेट लिखा है यहाँ पे। या तो हम इसको ऐसे सीधा कहते कि -30 है तो -30 लिख दिया, रे के अपोजिट के डायरेक्शन में, जैसे जिस तरफ से रे आ रही है उसके अपोजिट में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिखेंगे। हमने क्या लिखा, हमने कोऑर्डिनेट लिखा और अपने आप नेगेटिव आ गया, ठीक है जी। यहाँ भी हमने कोऑर्डिनेट लिखा और अपने आप पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और ये हमारा 0 0 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट कर देना है। सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, 1/f को लिखते हैं, 1/f को, ये f को 1/60 माइनस 1/-30, तो 60 लिया तो 1 + 2 = 3/60 = 1/20। तो यहाँ से f क्या आ गया, f 20 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने इसको यहाँ पे f लिख लिया, f = 20 सेंटीमीटर। जगह कम है तो इसको डिलीट कर देते हैं हम, अपना कैलकुलेशन जरूरत नहीं है इसकी। कुछ वजह तो नहीं, ठीक है। अब अब हमें क्या दिया हुआ है ये, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। हमने क्या पढ़ा है, हमने जो पढ़ा था डेल्टा L/L निकालने के लिए, इफ x = a/b है तो हमने पढ़ा था, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे x जो है 1/f है, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं है। तो हमें क्या आता है, हमें आता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि अब डेल्टा x को कैसे लिखेंगे, dx को लिखेंगे डेल्टा x बटे डेल्टा f इंटू df, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव लेके हम फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं इसको। तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाते हैं तो df को नहीं, मतलब हम इसको मान लिया कोई फंक्शन x सही है, तो dx को कैसे लिखेंगे, dx = -1/f² df, ठीक है जी। इज इक्वल टू करते हैं तो -1/v² dv, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो du बटे u²। अब चूंकि हम एरर लिख रहे हैं तो ये सब निगेटिव लिखने की जरूरत नहीं। एरर हम कभी कभी भी निगेटिव नहीं लिखते हैं। एरर हमेशा जो वैल्यू लेते हैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं और उसको ऐड करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल जो लिखा था उसको हटा देते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेल्टा f/f हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। df/20² इज इक्वल टू dv कितना है 0.5 है, बटे में 60² प्लस परसेंटेज एरर निकालना है, f से गुना कर देते हैं, ठीक है, प्लस du 0 बटे में 5 बटे कितना है 30², ठीक है जी। तो अब इसको लिखते हैं f 20/2 लिख लिया, इसको f 0.5 को बाहर ले गया तो
1/30 मतलब ये देखो क्या लिख सकते हैं, इंटू 1/में 100 भी बाहर निकाल दिया, 10 मतलब 100 हो गया, बाहर निकल गया। तो 1/36 प्लस 1/9, यही बचा 6² प्लस 9²। तो ये देखो, एक कट गया, तो 1/10 कितना बचा, इज इक्वल टू 36। और ये क्या है, हम्म, ये 1 और ये 4 5, ठीक है जी। तो ये 5 और 1 6, 1/10 इंटू 6/36 है। मेरी राइटिंग थोड़ा सा बढ़िया है तो बर्दाश्त कीजिएगा। 1/10, मेरी राइटिंग ही गड़बड़ है, मैं पढ़ाता गलत नहीं हूँ। बहुत लोग बहुत नाम कमा लिए हैं, फिजिक्स गलत सलत पढ़ा देते हैं, मतलब बहुत फेमस हो गए हैं और गलत फिजिक्स पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रखिए, सावधान रहिएगा। तो हमारा डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू निकल गई। अब हमको क्या निकालना है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा एफ बाई डेल परसेंटेज इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/10 इंटू 1/6 इंटू 100, 3 5, ये ना 5/3%। तो ये आ गया 5/3%, आंसर है ये, सिंपल है। देखिए हमारा एरर किस फॉर्मेट में हो सकता है, एरर हमारा कैसे हो सकता है, फंक्शन जो है x इज इक्वल टू ए प्लस बी हो सकता है, ठीक है, माइनस हो सकता है, और x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए गुना बी हो सकता है, ए डिवाइडेड बाई बी हो सकता है। यदि ऐसा नहीं है, हमको क्लियर फॉर्मेट नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, चलिए एक और लिख लेते हैं यहाँ पे, a टू द पावर m c टू द पावर n b टू द पावर mn p, ऐसे लिख लिया हमने। तो इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एरर एरर है ना, हम जो भी हो प्लस माइनस में हमेशा प्लस होगा। यहाँ इसके केस में डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे रिलेटिव डिफाइन करना पड़ता है हमको, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। और यहाँ पे इस केस में क्या डिफाइन करते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या डिफाइन करते हैं, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, इसमें भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। और इसके केस में कैसे डिफाइन करते हैं, डेल्टा एक्स बाई एक्स कैसे, एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा सी बाई सी प्लस पी डेल्टा बी बाई बी, ऐसे डिफाइन करते हैं। यदि इन तीनों फॉर्मेट में नहीं है हमारा फंक्शन, तो हम डेरिवेटिव पार्शियल डिफरेंशिएशन करके करेंगे, ठीक है, हमको पता है ये। अब ये देखिए, एकदम सिमिलर सवाल एक किताब है एरर का, उसमें दिया हुआ था, हम देखें एकदम एग्जैक्टली ये मतलब वो थोड़ा लंबा सवाल था, उसका लास्ट का 2 लाइन ये था। तो खैर एनीवे, मतलब लोग कहते हैं कि IIT जेई में एकदम से नया सवाल पूछा जाता है, ऐसा नहीं है, कभी कभार वो सवाल कहीं से उठा के सीधा दे देते हैं या थोड़ा सा चेंज करके दे देते हैं ना, वो भी इंसान है। तो अब क्या है, ये देखिए ये हमारा क्या फंक्शन क्या है, ए बाई बी के फॉर्म में है ना, आर इज इक्वल टू 1 - a/1 + a, ठीक है। तो डेल्टा आर बाई आर क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बटे 1 - a प्लस डेल्टा ए बटे 1 + a, ठीक है। सिर्फ डेल्टा आर निकालना है हमको, डेल्टा आर इन डिटरमाइनिंग, तो आर से यहाँ गुना कर देंगे बाहर, तो ये क्या देखिए 1 - a इंटू 1 + a, ये कितना है 1 + a डेल्टा ए प्लस 1 - a डेल्टा ए। अब ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1 - a बटे में 1 + a, आर की वैल्यू हमने लिख लिया, हमारे हमारे यहाँ क्या है 1 - a इंटू 1 + a, ये वाला कट गया। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, डेल्टा ए माइनस प्लस ए डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए माइनस ए
डेल्टा ए कट गया, तो ये क्या हो गया, 2 डेल्टा ए बटे 1 + ए का स्क्वायर, 2 डेल्टा ए बटे 1 +, एकदम आसान सवाल। ये इसका ये क्यों दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, यदि आपको मन करे अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करने का, तो इसको कैसे करेंगे? ये क्या है बेसिकली, चलिए बता देते हैं। अ, अगला अगला चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, और उसमें मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन एक टॉपिक होगा, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग, जैसे एक्सेसिवली लेंदी फंक्शन है मैथमेटिक्स का, उसमें पावर 3 4 5 6 7 8, तो उसको कैसे हम सॉर्ट कर लें, ठीक है, कैसे वो अप्रोक्सीमेशन कैसे उसको करें कि ठीक है भैया, मतलब एक से कम है कोई वैल्यू, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा, पावर 4 कर देंगे तो और छोटा हो जाएगा, पावर 10 कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो अब इतना छोटा हो गया कि उसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो किस केस में कैसे नेग्लिजिबल माने, वो देखेंगे हम। तो उसी के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 - ए बटे में 1 प्लस ए है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - ए इंटू 1 + a - 1। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, उसके लिए ये वैल्यू दिया हुआ है। कैसे करेंगे जब मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। एक और सवाल, ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैं एकदम एकदम एक लाइन में बता सकता हूँ। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड में दो पिन मार दिया, दो पिन मार दिया या ब्लेड चला दिया, ऐसा मान लो ब्लेड चला दिया, ठीक है। अब ब्लेड चला दिया तो वहां पे लाइट आने के लिए जगह मिल गई, और एक स्लिट यहाँ पे लगा दिया। अब लाइट जो आ रही है यदि ऐसे आ रही है, तो ये यहाँ से फिर वो क्या होगा उसमें, वो उसका वेव नेचर सामने आता है। वेव नेचर सामने आता है तो क्या होता है, वो डिफ्रैक्ट होता है, और तमाम तरह की इंटरफेरेंस होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो पैटर्न बनने लगता है। इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, अलग अलग केसेस में जैसा हमारा स्लिट रहता है वैसा उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा ये इंटरफेरेंस पैटर्न है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, है ना। ठीक है जी, ये होता है 2D, और ये होता है थीटा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, इंटरफेरेंस पैटर्न बनने के लिए क्या, या तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। कंस्ट्रक्टिव कब होगा, कोई एक मानते हैं कि वेव ऐसा है, और दूसरा वेव ऐसा है, और तीसरा वेव ऐसा है। यार ये क्या हो गया, What? बड़ा मायावी है चीज ये, और तीसरा ऐसे है, ठीक है जी। अब जब एम्पली ऐसे समझिए कि इसके पास दो वेव है, मतलब दो आदमी दौड़ रहा है या दो आदमी है साथ में, दोनों के पास 10 10 रुपए है, तो मिलके दोनों के पास कितना हो गया, 20 रुपए। और एक के पास 10 रुपए, एक के पास -10 रुपए है, तो मिलके क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये उस तरीके का है, मतलब एक आदमी बहुत अमीर है और दूसरा आदमी अ, एकदम गरीब है। तो कलेक्टिव इंडिविजुअली तो अमीर आदमी अमीर है और गरीब आदमी गरीब है, लेकिन कलेक्टिवली गरीब हो गया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये वाला बात होता है इंटरफेरेंस में, समझे, कि इसके पास एम्पलीट्यूड है 10, मान लें जो भी एम्पलीट्यूड है ए, और इसके पास एम्पलीट्यूड है, तो इसका क्या बनेगा, इसके ये दोनों का मिलकर एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इसके पास एम्पलीट्यूड है, इसके पास एम्पलीट्यूड नहीं है, ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे को लेग पुलिंग करके एक दूसरे को जीरो कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका कुछ छोटा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। जीरो भी हो सकता है, एकदम जीरो भी हो जाएगा, हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए, तो जीरो कर देगा, एकदम प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरफ्रेंस। तो अब अ, ये जो कह रहा है कि ये जो पाथ लेंथ है, ये क्या है, ये 2D साइन थीटा क्या है, 2D साइन थीटा क्या है, ये डिस्टेंस है,
ये यहाँ से यदि ये 90 डिग्री है तो, और ये टू डी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना। तो ये इसको डेल्टा एक्स कहते हैं, है ना। तो डेल्टा एक्स क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई टू डी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टू डी साइन थीटा, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ लेंथ है, देखिए अब पाथ ये क्या होता है, ये वेवलेंथ कहते हैं, ये वेवलेंथ कहते हैं। तो जब इसका मैं जब ऊपर वाले का मानते हैं ये वेव वन है और ये वेव टू है, तो जब वेव वन और वेव टू का पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड में रहेगा तब वो रेजोनेंस होगा उसका, उसका ये बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम में जाएगा। और यदि ऊपर नीचे थोड़ा सा भी डिफरेंस रहेगा तो वो मैक्सिमम अटेन नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए क्या हो, यदि दोनों एक रेजोनेंस के लिए, उसके लिए क्या हो कि इसका जो पार्टिकल सेम हो, मतलब सेम ही एम्पलीट्यूड में हो, ठीक है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो उस जगह पे। और बाकी सारी ढेर सारी चीजें हैं वो सब हम देखेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो पार्टिकल है और ये जो पार्टिकल है, दोनों एक ही स्टेट में हो, उसका फेज मतलब यदि वो ऊपर जा रहा हो तो वो ऊपर जा रहा हो, वो नीचे जा रहा हो तो वो नीचे जा रहा हो, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, है ना। तो ये कब होगा, जब उसका इतना कवर, इतने का डिफरेंस होगा, मतलब यदि जैसे साइन टू पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना, तो वही है। तो इसको कहते हैं डेल्टा एक्स को क्या होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, तो ये टू डी साइन थीटा, ठीक है। मोटा मोटा अभी समझा दिया हमने। तो इसने क्या क्या, टू डी साइन थीटा है, टू डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू वन है, ठीक है। एन का वैल्यू का वन क्या है, उसका मतलब बाद में समझेंगे, जब हम पढ़ेंगे तब हम समझेंगे। अभी आपको चीजें समझ में आए इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए मेजरिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, ठीक है। कह रहा है कि क्या है, द एरर इन थीटा इज कांस्टेंट फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो ना, वेवलेंथ इज लैम्डा एग्जैक्टली नोन एंड द एरर इन थीटा। तो क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ, ओके, वन कैलकुलेट्स द वैल्यू ऑफ डी, ठीक है जी। अच्छा, हाँ, तो डी निकाल रहा है और थीटा वेरी कर रहा है, ठीक है, थीटा के ऊपर डिपेंड करना है हमको, ठीक है। तो अब डी को क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई टू इंटू वन बटे में साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू इंटू कॉसेक थीटा, ये आ गया। तो अब तो हम जानते हैं कैसे होता है, डेल्टा डेल्टा डी को क्या लिखेंगे, लैम्डा बाई टू, कॉसेक थीटा को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कैसे क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा डी थीटा, ये आएगा, है ना। और अब क्या करेंगे, डेल्टा डी बाई डी यदि हम ले लेते हैं तो क्या है, लैम्डा बाई टू कॉसेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा डी थीटा। अब जो डी थीटा है, ये जो माइनस हम हटा सकते हैं क्योंकि हम तो एरर है, एरर हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, डी थीटा कांस्टेंट है, एरर इन थीटा इज कांस्टेंट, तो ये वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है, ये क्या है, कांस्टेंट है। डी थीटा क्या है, डी थीटा इज कांस्टेंट, डी थीटा इज कांस्टेंट। तो जो डी में जो वेरिएशन होगा वो कैसे होगा, डी में वेरिएशन कैसे होगा, कॉट थीटा के हिसाब से होगा, कॉट थीटा के हिसाब से होगा, मतलब यदि कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, जीरो पे इन्फिनिटी होता है और पाई बाई टू पे 90 पे जीरो हो जाता है। तो जैसे जैसे थीटा घटेगा वैसे वैसे डी घटेगा, एज डी इंक्रीजेज फ्रॉम जीरो, तो जैसे जैसे डी, सॉरी, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये थीटा जो है जीरो है तो वैल्यू क्या है 90, और ये पाई बाई टू है तो वैल्यू क्या है जीरो। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है डी घटेगा, है ना।
तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द फॉर्मूला यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए पीरियोडिक मोशन टी। ये कुछ निकाला हुआ है उन्होंने। अच्छा। 5 सक्सेसिव, 1 मिनट एक्सक्यूज मी। आ गया था, सॉरी अबाउट इट। कब आ गया था। ओके। तो अब ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा सा अननेसेसरी का लेंदी किया है सवाल को, थोड़ा ज्यादा कंसेप्ट चेक करना चाहा है। ठीक है, तो ये क्या क्या है, आर और आर का वैल्यू दिया हुआ है हमको। ठीक है, बढ़िया है। 5 सक्सेसिव मेजरमेंट इन टाइम पीरियड दिया हुआ है, तो टी का क्या है, 0.52, 0.56, 0.57, 0.54 और 0.5 बटे में 5 करते हैं, हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। अच्छा, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट ऑफ वॉच यूज फॉर मेजरमेंट इज इतना। ठीक है, तो टी मीन क्या होगा, देखिए 8 8 और 7 15, 15 और ये क्या है 4 है ना, 54, 15 और 4 19 और 19 और 9 28, तो क्या 25 और 2 27 बटे में 5, ये सेकंड है, फिर मिनिमम ये क्या है 0.5 लिया, 25 तो 2 तो 5 और 3 बच गया 6, इतना आया। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि ये वैल्यू हम ले सकते हैं क्या। हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में क्या पढ़ा कि जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू है, जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का काउंट मैच करना चाहिए, जो हमारा गिवन डाटा है उससे ज्यादा एक्यूरेट हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं ना। जो हमारा गिवन डाटा है उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो हमारा वैल्यू हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और टीएम क्या हो गया, टी मीन हो गया 0.56। हमने टी मीन यहाँ पे लिख लिया, टी मीन इज इक्वल टू 0.56 सेकेंड। ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है, अब इसमें क्या है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लिस्ट काउंट क्या है प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। ठीक है, यही एरर होगा। सॉरी अगेन, नहीं आज नाक थोड़ा सा मेरा ब्लॉक्ड है, मेरा नाक थोड़ा ब्लॉक्ड है। आई एम सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन। तो अब देखिए, हाँ ये क्या कह रहा है, ये हाँ हम लोग क्या कर रहे थे, टी मीन निकालिए और हम ये आइडेंटिफाई कर रहे थे कि लिस्ट काउंट क्या, लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट यही होगा। अच्छा, हमारे पास जो भी डाटा है, हमारा टी मीन कितना आ गया 0.56, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसमें कौन सा एरर है बता सकते हैं क्या, ये रैंडम एरर इसमें ज्यादा है या सिस्टमिक एरर ज्यादा है। जस्ट सवाल का नहीं है पार्ट, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। तो 0.52 लिखते हैं, सबसे पहला वैल्यू क्या है, लिख के देखते हैं क्या है। यहाँ पे 0.52 है और 0.56 एक वैल्यू यहाँ पे है और 0 ये सवाल का पार्ट नहीं है फिर भी हम कर रहे हैं, 0.54 है यहाँ पे।
54 और 0.59। तो देखिए मुझे लगता है कि इसमें सिस्टमिक एरर भी लो है और रैंडम एरर भी लो है, क्योंकि हमारा यदि मीन ये है और वैल्यू जिसे इसी के अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ज़्यादा फैला नहीं है, तो इसमें सिस्टमिक एरर भी लो है और रैंडम एरर भी लो है। इससे हम इंटरफेयर करके ऐसा इंटरप्रेट इंटरप्रेट करके बता सकते हैं। इंटरप्रेट ही होता है ना, हाँ इंटरप्रेट होता है। यार मेरी अंग्रेजी बहुत बढ़िया है, बहुत है कुछ बहुत बढ़िया है, खैर छोड़िए। ठीक है जी। तो ये हमने एक ऐसे ही बताया, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था वो सर्कल बना के, याद है ना? नहीं, वो ऐसे सर्कल बना के हमने कुछ पढ़ा था, एक बार देखिए पीछे के लेक्चर में। तो वो मैंने ऐसे ही जस्ट आया, डाटा था तो हमने कर लिया। ठीक है, अब क्या है हमें टी का फॉर्मूला दिया हुआ है। टी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? टी का फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 7 आर माइनस आर बाई 5g। तो टी स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 4 पाई स्क्वायर इंटू 7 बाई 5 इंटू आर माइनस आर बटे में जी। तो जी को क्या लिखेंगे? 4 पाई स्क्वायर 7 बाई 5 इंटू आर माइनस आर बटे में, ठीक है स्क्वायर। ठीक है जी। आप देखें, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना था डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी इज, अच्छा ये ऑप्शन में से हमें चूज करना है। ओके, तो हम देखते हैं। तो एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, आर का मेजरमेंट का एरर क्या है? यहाँ तो दिया हुआ है, उसको हम मेजर थोड़े कर रहे हैं। एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ जी। ठीक है, यदि टी का हम लोग मेजरमेंट का एरर निकाल सकते हैं क्या? टी के मेजरमेंट का एरर निकाल सकते हैं। टी के एरर का मेजरमेंट निकालने के लिए हमको जी के मेजरमेंट का एरर होना चाहिए। हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। डेल्टा जी बाई जी को हम लोग क्या लिखेंगे? ये कांस्टेंट टर्म कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा आर माइनस आर बटे में आर माइनस आर प्लस 2 डेल्टा टी बटे टी। तो इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर बटे में आर माइनस आर प्लस 2 डेल्टा टी बटे में टी। ये हो गया। अब देखिए एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर, हम आर तो मेजर ही नहीं कर रहे हैं भैया, आर तो दिया हुआ है हमारे पास, आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो अब ये क्या है? 10% है, 10% है, हाँ 10 में एक जा रहा है, तो एक ऑप्शन ये सही है। क्या है? ये यही एरर है ना, 1/10 इंटू 100 कर दिए तो ये 10% हो तो क्या, तो पहला तो सही है। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी एंड एरर इन मेजरमेंट ऑफ, गड़बड़ है क्या? टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन इज द वैल्यू ऑफ आर माइनस आर इज मेजर्ड टू बी दिस रिस्पेक्टिवली 5 सक्सेसिव मेजरमेंट। अच्छा देखिए, अब क्या है गड़बड़, अभी हमें ये फॉर्मूला तो लिख लिए, ये वाला तो निकाले नहीं। डेल्टा टी बाई टी क्या है? डेल्टा टी बाई टी निकालने के लिए ये डाटा दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, वही तो कहें दो वेरिएबल कैसे दे दिया? एक ही वेरिएबल होगा, एक ही इक्वेशन तो है हमारे पास, एक इक्वेशन है मतलब एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है जी, तो उसके लिए ये डाटा दिया हुआ है, तो हमारे पास ये वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। डेल्टा x1 क्या होता है? एक्स मीन क्या है? 0.56 माइनस 0.52। ठीक है, डेल्टा x2 क्या है? 0.56 माइनस 0.56। डेल्टा x3 क्या है? 0.56 माइनस 0.5457। एंड डेल्टा x4 क्या है? 0.56 माइनस 0.54। एंड डेल्टा x5 इज इक्वल टू 0.56 माइनस 0.59।
ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0.04, 0.00, ठीक है, 0.01, 0.02 और -0.03। जो एरर है वो निगेटिव हो सकता है, एरर जो है वो निगेटिव हो सकता है, एब्सोल्यूट एरर निगेटिव नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी एब्सोल्यूट क्या इसका मीन लेंगे, तो 0.04, 0.04 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 बटे में 5। ठीक है जी, तो ये 4 है, 4 और एक 6, 4 एक 5, 5 5 से 2 7, 7 और 3 10, तो 0.10 बटे में 5, तो 0.02। ठीक है, ये डेल्टा टी का वैल्यू आ गया। अब परसेंटेज निकालना है डेल्टा टी बाई टी। डेल्टा टी बाई टी निकालेंगे तो 0.02 डिवाइडेड में 0.56, तो 2/56 कर देते हैं परसेंटेज के लिए, तो 28 और 7 और 25, 25/7% है, तो 70 21 और 4, तो 21 तो 4 हुआ ना, तो 40, तो अच्छा 7 × 5 = 45, 7 × 5 = 5, तो करीब करीब ये वाला वैल्यू आ रहा है। सात, ये वाला, ये सही है लग रहा है ना? क्या? ठीक है, और अब निकालते हैं जी का। अब निकालते हैं जी का। ये कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कैलकुलेशन कहीं एक आध ऐसे गलत हो जाए, 2 × 2 = 5 आ जाए, तो उसके वजह से ऑप्शंस गलत हो जाता है, लेकिन हमारा जो तरीका है, तरीका सही है, हमारा जो कंसेप्ट है वो सही है। ठीक है, तो अब मैं गलती कर देता हूँ, आपसे गलती नहीं होना चाहिए। जोड़ घटाव आपने पढ़ा हुआ है, मैं भूल गया हूँ, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था जोड़ घटाव, तो मैं भूल गया हूँ। आपको नहीं भूलना है, आपको जब तक IIT जेईई का एग्जाम ना दे देते हैं तब तक याद रखना है, उसके बाद भले भूल जाइएगा, कोई पूछेगा नहीं। हाँ, तो अब हमें क्या निकालना था? डेल्टा आर बाई आर, तो क्या है? 1+1 डिवाइडेड बाई क्या है? 50 माइनस 60 माइनस 10, 60 माइनस 10, 10 ये है, प्लस 0.02 डिवाइडेड बाई 56, तो क्या है? 2/50 प्लस 2/56। ठीक है जी, तो 56 × 50, तो ये 2 गुना में 6 और 1 तो 28, 28 और ये 14 और ये है 53, 14×5 = 70, 53 डिवाइडेड बाई 14×5 = 70, 700, तो 749। तो एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी 11% तो नहीं आ रहा है, तो ये ए और बी इसका सही आंसर है। एक बार कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, तो ए और बी आंसर है इसका। नेक्स्ट सवाल करते हैं। पर्सन मेजर्स, ये सवाल भी बहुत बढ़िया है कि क्या है कि कोई आदमी कुएं के पास खड़ा है और उसका डेप्थ मेजर कर रहा है। ठीक है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए क्या कर रहा है? कुआं मान लेते हैं खाली है। ठीक है, तो स्टोन जो ड्रॉप कर रहा है उसमें कोई बॉयंसी वगैरह नहीं है, जब नहीं दिया हुआ है तो नहीं है, ठीक है? रहेगा तभी जब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब कुआं खाली है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वेल बाय मेजरिंग टाइम इंटरवल रिसीविंग साउंड ऑफ इम्पैक्ट। तो देखिए, ये जो है कुआं है, यहाँ से स्टोन छोड़ रहा है, तो जा तो रहा है स्टोन, और आ क्या रहा है? आवाज। तो मानते हैं स्टोन को जाने में T1 टाइम लगता है, आने में आवाज को T2 टाइम लगता है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, एक तो साउंड की स्पीड से ट्रेवल करेगा, दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ट्रेवल करेगा। ठीक है,
तो t इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ टी, डेल्टा टी दिया हुआ है, डेल्टा टी 0.01 सेकेंड है। तो डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, ठीक है। ये मेजर्स डेप्थ ऑफ वेल 20 मीटर, 20 मीटर मेजर करता है। एल क्या है, 20 मीटर है। और एक्सेलरेशन जी क्या है, उसने ले लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बढ़िया किया। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी साउंड क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड। तो फ्रैक्शनल एरर इन एल, तो इसका डेल्टा एल निकालना है हमको, निकालना क्या है, डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल बाई एल परसेंट, ठीक है, ये निकालना है। अब T1 क्या है, T1 इज इक्वल टू हाफ जी इंटू T1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर T1, सॉरी, ये L इज इक्वल टू, ये लेंथ यदि मान रहे हैं ये L है, L इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो dl बाई एल क्या होगा, हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू डेल्टा T1 बटे T1, ये वैल्यू बचेगा, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास T1 की वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, T1 क्या होगा, 2L बटे में G, ये हो गया 2 इंटू 20 बटे में 10, तो T1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखिए डेल्टा T1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 बटे में मतलब T1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल। अब T1 की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 बटे में 2 कैंसिल हो गया, तो डेल्टा टी इज L1 बटे L2। तो अब हम यहाँ पे एक अलग से लिखते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल बटे में एल प्लस, ठीक है। ये डेल्टा टू क्या है, T2 कैसे निकलेगा, डेल्टा T2 कैसे निकलेगा, अब L लेंथ है और इस वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्योंकि कोई एटमॉस्फेरिक चेंज ऐसा कुछ दे नहीं रहा है, तो v इंटू T2 लिखेंगे, ठीक है। तो dl बाई एल क्या लिखेंगे, डेल्टा T2 बटे में T2, ठीक है। तो T2 का भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, T2 का वैल्यू क्या निकलेगा, L कितना है, L 20 बटे में 300, T2 की वैल्यू निकल गई, ये कितना है, 1/15, ठीक है। T2 की वैल्यू 1/15 सेकंड आ गई, तो डेल्टा T2 क्या हो जाएगा, डेल्टा T2 इज इक्वल टू 1/15, तो ये क्या हो जाएगा, 15 ऊपर आ जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा, 1/15 इंटू डेल्टा एल बाई एल, तो 1/15 डेल्टा एल बाई एल, ठीक है जी। अब हमारे पास ये वैल्यू दिया हुआ है जी, एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम इज डेल्टा टी दिया हुआ है, तो हमने क्या लिख लिया, 0.01 इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है, डेल्टा एल बाई एल हमको नहीं पता है, डेल्टा एल बाई एल ही तो निकालना है, बटे में 1 प्लस 1/15, ये क्या हो गया, 16/15, तो 1/100 इंटू 16/15, ठीक है, इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज एरर के लिए, तो 100 से गुना कर दिया, 100 कट गया, 16/15, तो ये क्लोज टू 1 आ गया, ये है। तो ये कुछ एरर के सवाल थे, अभी एरर हमारा खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे लेंथ मेजरमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, दो ही इंस्ट्रूमेंट है। पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, पहला इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, और स्क्रू गेज क्या होता है,
ये हम एकदम आज सिर्फ ब्रीफ बता देते हैं। जो हमारा स्केल है, स्केल जो क्या होता है ऐसे है, स्केल ये है में ये 0 रहता है, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, ऐसे रहता है। अब हमने कोई एक पेंसिल का नोक है, पेंसिल जैसे इसका इसका ये है ना, इसका टिप है, हमने टिप मेजर क्या मानते हैं, हमारा पेंसिल कैसे आएगा, पेंसिल मेरा कैसे आएगा, ऐसे ऐसे होगा पेंसिल, ये पेंसिल है। अब एक मिनट, पार्डन मी अगेन। तो अब ये जो इतना छोटा, अब ये तो मैंने मेजर कर लिया, ये एक है, एक दो है, ये बीच वाला लेंथ कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए कोई आसान सा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है क्या, तो उसके लिए मिस्टर वर्नियर ने एक स्केल बनाया था बहुत पहले। जिस सन हमको याद नहीं है, हिस्ट्री का क्लास नहीं है, लेट अस नॉट मेक इट हिस्ट्री क्लास। तो ये काम कैसे करता है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर मतलब मेजरमेंट का क्या तरीका हो सकता है, या तो हम उसको सीधा सीधा मेजर कर लें, भैया इतना लेंथ है, नहीं मेजर कर रहे हैं तो उसको किसी चीज के रेस्पेक्ट में मेजर कर लें, रिलेटिव मेजरमेंट करें, है ना। मानते हैं कि अब हमें ये नहीं पता कि हम क्या मेजर कर रहे हैं, हमने इतना तो मेजर कर लिया, हमने, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं जो आपको दिखेगा आसानी से, दिखेगा क्या, ब्लू लेते हैं। हमने इतना मेजर कर लिया, तो इतना मेजर कैसे करेंगे, इतना मेजर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा मतलब कि इंस्ट्रूमेंट लिया कि जो मतलब एक दूसरा स्केल ले लिया हमने, समझ लीजिए ऐसे कि एक दूसरा स्केल ले लिया और उस स्केल में हमने मेजर किया, ठीक है। यही करना पड़ेगा, दूसरा स्केल लेना पड़ेगा, और दूसरा स्केल और इस स्केल को कैसे रिलेट करें, मतलब इस स्केल में तो हम इतना ही मेजर कर पा रहे हैं, 2 से ज़्यादा है, ये 0.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, लेकिन 0.3 से कम है, इससे हम इतना ही बता पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या है, जो लेंथ उन दोनों के बीच में है उसको मेजर करने के लिए हम एक दूसरा स्केल यूज करना पड़ेगा और करेंगे, यदि हमें लेंथ एक्यूरेटली मेजर करना है तो दूसरे स्केल को लिया और मेजर किया, लेकिन अब दूसरे और पहले स्केल में भी थोड़ा कोरिलेशन होगा तो ठीक रहेगा, या तो फिर मतलब एक तो इतना छोटा जगह है उसी में कितना स्केल घुसाते चलेंगे, है ना, क्योंकि हमारा ये रेफरेंस पॉइंट तो मार्क करना पड़ेगा ना पेंसिल पे कि भैया इस लेंथ तक मेजर किया हुआ है, तो एक दूसरा स्केल ओरिजिनल स्केल में फिट कर दिया ताकि हमें ये रेफरेंस मार्क करने की जरूरत ना पड़े वहां पे, नहीं तो उतना छोटा स्केल में रेफरेंस कैसे मार्क करेंगे, मेजरमेंट के लिए रेफरेंस लाइन जरूरी मार्क करना पड़ता है ना, कहाँ से मेजर करना है बताना पड़ेगा ना, जीरो कहाँ है मेरा। तो जब एक स्केल को दूसरे स्केल में फिट कर दिया मिस्टर वर्नियर ने, तो उसको कहा वर्नियर कैलिपर, कैलिपर उसका ऐसा चोंच जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें मतलब समझ लो कि एक स्केल ऐसे है और उसमें एक दूसरा स्केल ऐसे फिट कर दिया और दूसरे स्केल में चोंच लगा दिया ऐसे, ठीक है, और ये स्लाइड है, ये स्लाइड करता है, ठीक है, और इसको ऐसे फिक्स करने के लिए कुछ जगह होता है, और इसको रोल करने के लिए भी यहाँ पे कुछ ऐसा जगह होता है, ठीक है? तो और ये ऐसे कुछ होता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये जो चोंच है समझ लीजिए कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसका फोटो लाए हैं, फोटो दिखाते हैं आपको, ये है। तो ये कुछ ऐसा, अच्छा हाई रेजोल्यूशन का नहीं, हाई रेजोल्यूशन का लेके आएंगे तो दिखाएंगे आपको। तो मतलब किया क्या कि दो स्केल को एक ही में फिट कर दिया ताकि एक रिलेटिव मेजरमेंट भी हो सके कि अच्छा पहले स्केल में मेजर नहीं हो रहा है तो दूसरे स्केल के रिलेटिव में मेजर कर लिया और फिर दोनों में एक कोरिलेशन हमको पता है तो उसको यूज कर लिया और फाइनल रिजल्ट बता दिया। तो
और फिर उसके बाद एक स्क्रू गेज पढ़ेंगे। स्क्रू गेज क्या है, उसमें नट नट जैसा है, जैसे नट कसते हैं ना, वैसे नट कसने जैसा होता है। और जैसे जैसे स्क्रू ऐसे घूमता है अंदर जाता जाता है, तो वैसे वो होता है इस पूरे स्क्रू के मेजरमेंट पे। तो वर्नियर कैलिपर का जो इसका कहेंगे कि कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज होता है। ठीक है, एक बहुत बड़े फेमस टीचर हैं, वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज होता है, लेकिन स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो ये क्या है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है ना, दो साइंटिफिक इन नेचर है, एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। तो हर एक जो प्रोडक्ट है उसके लिए एक इंडिया एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड कहते हैं या बीआईएस कहते हैं ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड में 3 तरीके का अ, बताया हुआ है, 3 स्टैंडर्ड है वर्नियर कैलिपर को डिफाइन करने के लिए। तो वर्नियर कैलिपर उसके अलावा कुछ बना नहीं सकते हैं, बनाएँगे तो उसी के कॉम्प्लायंस में बनाएँगे, नहीं तो कहना पड़ेगा कि हमारा आईएएस कंप्लाई नहीं करता है, और आईएएस कंप्लाई नहीं करेगा तो कोई इंडस्ट्री उसको खरीदेगी नहीं, ठीक है? तो ऐसे बात है, तो 3 स्टैंडर्ड डिफाइन है, उसी के रिस्पेक्ट में बनेगा, ठीक है? और इसके लिए भी स्टैंडर्ड डिफाइन है स्क्रू गेज के लिए। तो जो स्क्रू गेज है जो कमर्शियली अवेलेबल, कोई पूछे कि स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है कि वर्नियर कैलिपर, मतलब जो कमर्शियली अवेलेबल स्क्रू गेज है या जो कमर्शियली अवेलेबल वर्नियर कैलिपर कैलिपर है, दोनों में कौन ज़्यादा प्रिसाइज है, तो वर्नियर स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज होगा। एक और चीज़ पढ़ेंगे, कुछ कस्टम मेड है, मानते हैं कि हमने अपने से ही अब रिलेटिव मेजरमेंट ही तो करना है, तो हम लोग क्या जुगाड़बाज लोग हैं, कुछ अपना ही एक स्केल बना लिया, उसमें एक स्केल फिट कर दिया। तो वैसे केस में क्या करेंगे, एक एग्जांपल एक दो एग्जांपल करके देखेंगे कैसा होता है। और मे बी 2 क्लास और लगेगा, 2 या 3 क्लास, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। देखिए बहुत मैथमेटिक्स का यूज आने लगा है, आपने देखा ही। तो मैथमेटिक्स पढ़ के देखेंगे कि क्या है मैथमेटिक्स, ठीक है। उसमें 15-20 क्लास लगेगा, उसको बढ़िया से पढ़ेंगे, मतलब उसमें कैलकुलस जो है बढ़िया से पढ़ेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्या, क्योंकि मोशन इन 1D जब पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ढेर सारा सवाल हम ग्राफ से ही कर लेंगे, है ना, लिखने का कम जरूरत पड़ेगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं। जुड़े रहिए, कंसेप्चुअल लर्निंग से देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ग्रो कीजिए। कोई फीडबैक है, कोई क्वेरी करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम पे क्वेरी कर सकते हैं। धन्यवाद।